महिला ने अपने पति को चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद उसका गुस्सा शांत नहीं होता और फिर वो अपने पति के एक एक कर कर 6 टुकड़े करती है। 6 टुकड़ों को अलग अलग जगह ले जाकर फेंक देती है और उसके बाद वो बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री के धाम में पहुंचती है, आश्रम में पहुंचती है और वहां पर सेवादार बन जाती है। पुलिस पागलों की तरह महिला को हर जगह ढूंढती फिर रही थी। 25,000 रुपये का इनाम महिला के ऊपर रखा हुआ था। 6 महीनों से लगातार पुलिस ढूंढ रही थी और अब आकर महिला की एक गलती की वजह से महिला को पकड़ ली और पकड़ने के बाद जो वजह पूछी और जिस तरह से उसने अपने पति को मारा और मारने के बाद उसके टुकड़े कर कर वो जैसे छिपी थी, पूरी कहानी मारने की वजह से लेकर आखिर तक पूरा जो खुलासा किया, उसको सुनने के बाद हर कोई कपकपा जाता है। यकीनन आप भी कपकपा जाएंगे कि भला महिला ने ऐसा क्यों किया और प्लानिंग कैसे की थी। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और जो कमेंट्स लोगों ने किए हैं उन कमेंट्स को हम वीडियो के आखिर में पढ़ेंगे। तो अगर आपने कोई कमेंट्स किया है तो आखिर में पढ़ूंगा और नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं और कमेंट्स कर दें, अपना नाम लिख दें। वीडियो के आखिर में आपके भी कमेंट्स को पढ़ा जाएगा। तो आज की जो घटना है, घटना की तरफ बढ़ते हैं। घटना मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश का बागेश्वर धाम एक आश्रम है जहां आपने सुना होगा धीरेन्द्र शास्त्री का वो आश्रम है और वहां पर ढेर सारे लोग आते हैं, अर्जी लगाते हैं और कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं अपना इलाज करवाने के लिए, वहां पर सेवादार बन जाते हैं, वहीं पर रहते हैं। लेकिन 10 नवंबर 2024 को लगभग दोपहर का टाइम था कि अचानक से पुलिस वहां पर पहुंचती है, ढेर सारी पुलिस, और जो रास्ते थे निकलने आने जाने की उनको बंद कर दिया जाता है। फ़ौरन ये बात बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनसे बोला जाता है कि पुलिस यहाँ पर किसी को ढूंढ रही है और पुलिस फ़ौरन फ़ोटो लेकर एक महिला को, एक शख्स को ढूंढ रही थी। चारों तरफ ढूंढने के बाद जब वहाँ कुछ जहाँ खाना चल रहा था, जब वहाँ पर पुलिस वाले पहुँचते हैं तो एक महिला मासूम सा चेहरा जो लोगों को खाना खिला रही थी और साथ में उसके एक शख्स भी था और पुलिस उन दोनों को ही ढूंढ रही थी। उन दोनों को पुलिस फ़ौरन गिरफ्तार कर लेती है। अब जितने भी लोग थे बागेश्वर धाम के आश्रम में, हर कोई सोचने पर मजबूर था कि इन सेवादारों को भला पुलिस ने क्यों पकड़ा है। वहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री भी पहुंच जाते हैं और जब पुलिस पूरी कहानी बताती है धीरेन्द्र शास्त्री को, तो बताती है कि ये जो महिला है जिसका नाम पूनम है और साथ में इसके मनोज है, मनोज इसका देवर है, और ये महिला अपने पति दिनेश की हत्या कर कर आई है। ये कानपुर में दिनेश के 6 टुकड़े कर कर नदी में फेंक आई थी 6 महीने पहले और 6 महीने से पुलिस इन दोनों को ढूंढ रही थी। 25-25 हज़ार रुपये का इनके ऊपर इनाम रखा हुआ था। लेकिन आज अचानक से जो ये पूनम है इसका फ़ोन स्विच ऑन हुआ और जैसे ही ऑन हुआ तो लोकेशन ट्रेस कर कर पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी है। अब इन दोनों को तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब थोड़ा पीछे चलते हैं कि आखिर ये कत्ल कब हुआ और ये दिनेश कौन था, पूनम कौन थी। तो पता चलता है कि पूनम यहीं सीतापुर की रहने वाली है और जो दिनेश था वो लखीमपुर का रहने वाला था। लखीमपुर में दिनेश अपने परिवार के साथ रहता था। दिनेश का भाई है मनोज जो छोटा है, दिनेश बड़ा था और एक भाई और था। ये परिवार के साथ लखीमपुर में रहते थे। लेकिन 2 साल पहले ही दिनेश ने सीतापुर की रहने वाली पूनम के साथ लव मैरिज कर ली और लव मैरिज करने के बाद ये कानपुर में आ गया। कानपुर में आकर ये यहाँ पर रह रहा था। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन जो इसका छोटा भाई है मनोज, उसके पास कोई काम नहीं था तो उसने मनोज को वहीं पर कानपुर का जो बिधनू थाना है, वहीं बिधनू थाने के जो गांव में बुला लिया था और अपने साथ रख रहा था। तीनों मतलब एक परिवार की तरह रह रहे थे, भाभी, भाई और देवर। ये बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 24 अप्रैल को, जो 24 अप्रैल थी, तब दिनेश गायब हो जाता है। दिनेश के गायब होने की रिपोर्ट मनोज गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है पूनम के साथ जाकर। और 26 अप्रैल जब लगती है तो 26 अप्रैल की सुबह गांव के मतलब सारे लोगों को तो लगा था कि शायद दिनेश गायब हो गया, वापस आ जाएगा या कहीं चला गया होगा। लेकिन 26 अप्रैल को जो गांव था, बिधनू थाने का जो गांव था, वहाँ पर एक तालाब है और सुबह के टाइम गांव के लोग देखते हैं कि जो मनोज है वो तालाब में कुछ पत्थर डाल रहा है और वहाँ पर कुछ टुकड़े हैं, इंसानी शरीर के कुछ टुकड़े हैं और उन टुकड़ों को दबाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही गांव के लोग मनोज को देखते हैं तो मनोज वहाँ से भाग जाता है। टुकड़ों को देखा जाता है, उसमें सर, चेहरा, वो सारे टुकड़े देखे जाते हैं तो वो टुकड़े
मनोज के बड़े भाई दिनेश के थे। मतलब मनोज ने ही अपने भाई की हत्या की थी और इन टुकड़ों को वो छुपा रहा था। फौरन गांव के लोग मनोज को ढूंढते हुए उसके घर की तरफ पहुंचते हैं जहां वो रहता था, लेकिन वहां पर ताला पड़ा हुआ था। मनोज अपनी भाभी के साथ फरार हो चुका था और फिर पुलिस इन लोगों को सीतापुर, लखीमपुर, तमाम जगहों पर ढूंढती फिर रही थी। 25-25 हज़ार का इनाम रख दिया था, हर जगह ढूंढ रही थी, लेकिन 6 महीने से कोई इनकी खबर नहीं थी। और अब आकर पुलिस ने गिरफ्तार किया। अब जब इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, अब इनसे सवाल किया जाता है, पूनम से सवाल किया जाता है कि तुमने अपने पति के 6 टुकड़े करवा दिए। मतलब जाहिर सी बात है कि दोनों फरार हैं तो इन दोनों ने मिलकर टुकड़े किए होंगे, लेकिन आखिर टुकड़े दिनेश के क्यों किए? सगे भाई ने अपनी भाभी के साथ मिलकर, पत्नी ने भी टुकड़े किए, तो आखिर मामला क्या है? जब इन दोनों से पूछताछ की जाती है तो पूनम बताती है कि लव मैरिज होने के बाद मैं यहाँ पर आ गई थी, लेकिन जो शादी से पहला मेरा पति दिनेश मुझे प्यार दिखाता था, वो शादी के बाद उसने प्यार दिखाना बंद कर दिया। और फिर 1 साल तक तो मैं कानपुर में ऐसी रही और 1 साल के बाद मेरा छोटा देवर मनोज आ गया। मनोज मेरा बड़ा ख्याल रखता था, मेरी हर चीज़ की केयर करता था। मेरा पति तो काम पर रहता था पूरे दिन, जब वो काम से वापस आता था कोई प्यार भरी बात नहीं, लेकिन मनोज पूरे दिन फालतू था, मुझसे प्यार भरी बातें करता। और उसी बीच मनोज के साथ मेरे संबंध बन गए। हम लोग संबंध बनाते थे, ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि रात के टाइम मैं मनोज के कमरे में चली जाती हूँ, मैं मनोज के साथ संबंध बना रही थी, लेकिन उसी बीच दिनेश की आंख खुल जाती है और दिनेश हम दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लेता है और वहीं पर वो डंडे से हम दोनों की पिटाई कर देता है और बोलता है कि आज के बाद अगर देख लिया तो सही नहीं होगा, और मनोज को वहाँ से जाने की बोल देता है कि तू यहाँ से जा, वापस लखीमपुर तू मेरे साथ नहीं रहेगा। ये बात हो जाती है और उसी टाइम पर दोनों प्लानिंग कर लेते हैं कि बीच में जो कांटा पड़ रहा है दिनेश, उसको हटा देते हैं। पत्नी और छोटा भाई मिलकर दिनेश की हत्या की प्लानिंग कर लेते हैं और प्लानिंग ये थी कि हत्या की जाएगी और उसके बाद टुकड़े फेंक दिए जाएंगे अलग अलग जगहों पर। और 24 अप्रैल को जैसे ही दिनेश घर में घुसता है तो दोनों चाकू से दिनेश के ऊपर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर के बाद उसको मार देते हैं और फिर चाकू से ही टुकड़े करते हैं। 6 टुकड़े किए जाते हैं और पास की ही जो नदी थी, जो तालाब था, वहाँ पर ले जाकर फेंक आते हैं। इनको लग रहा था कि टुकड़े तो ऊपर आएंगे नहीं, नीचे जानवर मछलियाँ वगैरह खा जाएंगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी और गांव की पुलिस वैसे भी कोई ज़्यादा छानबीन नहीं करती। लेकिन उसके बाद जो 24 अप्रैल से जैसे ही 26 अप्रैल लगती है तो जो टुकड़े थे वो फूल कर ऊपर आ जाते हैं और ये नज़र दिनेश, जो मनोज था, उसकी नज़र पड़ जाती है कि मेरे भाई की लाश के टुकड़े ऊपर आ गए हैं और वो डर की वजह से उनको नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था बाँस से, पत्थर से, और गांव वालों ने देख लिया और वो वहाँ से भाग गया, क्योंकि अब उसको पता था कि टुकड़े जब वो छुपा रहा है तो जाहिर सी बात है उसी ने ये टुकड़े किए होंगे। पुलिस पहुँच जाती है और उसके बाद पुलिस इन लोगों को ढूंढती फिर रही थी। जाहिर सी बात है कि दोनों गायब थे तो पुलिस का शक भी इन लोगों के ऊपर था। वहीं पुलिस ने उठाकर दोनों को जेल भेज दिया, लेकिन दोनों को ज़रा सा भी कोई अफसोस नहीं है। अपने जो भाई था उसने बड़े भाई की हत्या कर दी और पत्नी ने अपने पति की प्रेमी की भी हत्या कर दी, जिससे उसने लव मैरिज की थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस टाइम पर लव मैरिज कोई भी सक्सेसफुल नहीं है। इंसान प्यार करता है, लेकिन जब उसको एहसास होता है कि प्यार नहीं है तो नफ़रत हो जाती है। तो यही सब कुछ चल रहा है। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन लोगों ने इससे पहले वाली वीडियोज़ में कमेंट किए थे। कमेंट को पढ़ते हैं। सना खान बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। ये बोल रही हैं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, यकीन करें बहुत बुरा लगता है, अल्लाह रहम करे हम सब पर, आमीन। बिल्कुल आमीन सना जी, वाकई में बहुत बुरा वक्त हो चुका है, वक्त बहुत ज़्यादा बदल चुका है। लोगों के दिमाग पर बस हत्या करना, मर्डर करना, धोखा, फरेब, ये बहुत आसान लगने लगा है। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मैं लोहरदगा से रेशमा खातून आपका वीडियो देखती हूँ। वालेकुम अस्सलाम रेशमा जी। रमेश कुमार बोल रहे हैं बेहद दुखद घटना है, लेकिन माज भाई मैंने वो ज़माना देखा है, उस दौर में लोग कपड़ों में पेमद लगाकर जीते थे और ज्वार बाजरा की रोटी खाकर गुजारा करते थे, आत्महत्या नहीं करते थे। खुद को ख़त्म करना ये बुज़दिली की बात है, कायर लोग करते हैं। हिम्मत वाले इस दुनिया में जीते हैं और इस दुनिया से लड़ते हैं और अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। तो ख़ुद को ख़त्म करना ये कोई मसले का हल नहीं है, कमज़ोर लोगों की निशानी है। और ये बोला अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भैया आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। अरे महबूब अली,
वालेकुम अस्सलाम, और आपका शुक्रिया कि आपको मेरे बाल अच्छे लगते हैं। और आज तो मैंने अपने बाल बांध रखे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा। और साबिर खान बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम साबिर भाई, आप बताइए आपके कैसे हाल हैं। स्माइलिंग व्यापार बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, कैसे हो। बिग फैन भाई, लव यू ब्रो, लव यू टू। स्माइलिंग व्यापार, आप बताओ कि आप कैसे हो। और ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मैं आमिर अली फ्रॉम देहरादून उत्तराखंड आपकी वीडियो देख रहा हूँ। आपकी वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव लगती होती है, आई लाइक इट वेरी मच। अल्लाह आपको तरक्की अता फरमाए, आमीन। वालेकुम अस्सलाम भाई आमिर अली, आपका शुक्रिया कि आपको मेरी वीडियोस से कुछ सीखने को मिलता है। और ये बोल रहे हैं आज मैं कमेंट्स कर देखता हूँ कि आप मेरा नेक्स्ट वीडियो में नाम लेते हो या नहीं लेते हो। तो भाई मैंने आपका नाम ले दिया है, मज़हर, आपका नाम मज़हर है, तो मज़हर भाई आपका नाम ले दिया है। आप कमेंट्स करते रहें, मैं नाम लेता रहूँगा। आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर अच्छा लगता है। और रेहान मलिक बोल रहा है अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि भाईजान, कैसे हैं। आपकी वीडियोस देखता हूँ, थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे साथ भी कुछ कहानी है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं किसी से 6 साल से मोहब्बत किया, अब उसके साथ क्या करना चाहिए। अगर आपने किसी से प्यार किया है, और सच में अगर आप किसी से प्यार करते हैं, तो देखिए प्यार में ऐसा भी होता है कि आप जिससे प्यार करते हैं कुछ वक्त के बाद उसकी शादी होने वाली होती है, और एक वक्त आता है कि जब हमें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेना पड़ता है, मतलब उस इंसान से दूर होना पड़ता है। तो आप कितने भी दुखी हों, कितने भी परेशान हों, लेकिन कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं कि आप जिससे प्यार करते हैं, जिसको आपने 6 सालों तक प्यार किया, आपकी एक गलती, आपकी एक गुस्सा, वो आपका 6 साल का प्यार ख़त्म ना कर दे। मतलब आप कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं उस लड़की के पति को, या फिर उससे बोलते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं, या फिर उसको परेशान करते हैं, तो कोई भी आपका एक अल्फाज ऐसा अल्फाज होगा कि शायद वो लड़की तो आपको नहीं मिल पाए, लेकिन 6 साल के प्यार पर पानी फेर दिया जाएगा। उस लड़की को हमेशा यही होगा कि उस लड़के ने मुझसे प्यार नहीं किया था। अगर आप किसी को प्यार करते हैं तो प्यार ऐसा करें कि वो ज़िंदगी में अगर आपकी उसकी शादी भी हो जाए तो वो याद करे कि इसने इतना प्यार नहीं किया, लेकिन जो मेरा पहले वाला था उसने मुझे शिद्दत से प्यार किया, उससे मेरी शादी नहीं हो पाई। तो किसी को ऐसा प्यार करें। तो अब और कमेंट्स क्या पढ़ूं, क्योंकि ढेर सारे SMS मैंने पढ़ लिए हैं और वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब जल्दी से जो प्यार के बारे में बताएगा या कमेंट्स करेगा, उसके अगली वीडियो में कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा। तो जल्दी से नीचे जा रहे कमेंट्स कर दें, अगली वीडियो में आपके भी कमेंट्स को पढ़ा जाएगा। और आप प्यार पर क्या राय देते हैं, आपने कभी किसी से प्यार किया है, सच्चा वाला अगर जिसने प्यार किया हो, तो जिससे प्यार किया है उसका नाम और वो कहाँ का है, वो जगह का नाम ज़रूर लीजिएगा। फिर मैं आपके प्यार करने वाले का नाम कमेंट्स में लूँगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में।